देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के अंदर वह टैलेंट है, शासन सत्ता चलाने की हनक उनके अंदर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को वाकई उत्तम प्रदेश बनाया। आज उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को रोजगार दिया, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को उन्होंने ले आया और वहाँ पर तमाम पार्कों को बनाकर जो पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म खोल दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक सनक ये होती थी कि अगर उनका छापा किसी दूसरे ज़िले का नाम आता था तो बगल वाला ज़िला जो थर्राता था कि कहीं हमारे यहाँ ना रेड पड़ जाए उनकी। तो यह शासन सत्ता प्रणाली उनकी बहुत ही अच्छी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहन मायावती, एक तरफ नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, वहीं 85% आबादी की बात करें जो पिछड़े समाज की है, पिछड़ा तबका है, अल्पसंख्यक समाज है। क्या बहन मायावती को भी मौका मिलेगा 2024 में देश की सत्ता शासन में बैठने का? पहली बार देश 75 वर्षों के बाद दलित महिला प्रधानमंत्री मिलेंगी क्या? बड़े सवालों के साथ चर्चाएं शुरू करते हैं। बात करते हैं पिछड़ों को हुकूमत की। जाति जनगणना भी अब बिहार में जिस तरीके से 2 अक्टूबर को डिस्क्लोज किया गया, तो क्या लगता है कि 2024 चुनाव में बहन मायावती मौका मिलेगा? देखिए, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और रही बात बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज से आती हैं, वो तो अलग की बात है। फिर हाल इस देश की आधी आबादी की महिला जाति की हैं। जहां देश में 33% आरक्षण की घोषणा की गई है, तो ऐसे में सूबे का प्रधानमंत्री तो उन्हें होना ही चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, कहते हैं देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी के मामले में, तो 22 करोड़ की जनता को उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री रखा। अपने कार्यकाल में जिस तरीके से अपराध के ऊपर अंकुश लगाया, तमाम गरीब कल्याणी योजनाएं जो निकाली, मौका मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, बात करें कि कांसी राम जी का जो मूवमेंट चला बहुजन, उसके बाद बहुजन मूवमेंट के बाद से जिस तरीके से बहन मायावती सत्ता में आती हैं और यही जो पिछड़ा समाज है जो राजनीति में मुख्य भूमिका नहीं निभाता था, आज हर चौराहे पे कहिए, हर गली में कहिए, एक बहुजन समाज का लीडर खड़ा है और ऊंची आवाज़ में सत्ता शासन के भागीदार होने की बात करता है। इसकी देन बहन मायावती और कांसी राम। ये तो बिल्कुल सत्य है कि मान्यवर कांसी राम का जो फैक्टर चला था, उन्होंने अति पिछड़े समाज को भी जोड़ने का अच्छा काम किया था, जिससे दलित महिला हमारे उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम महोदया ने अपने पार्टी में अच्छा खासा मौका दिया था समाज को, लोगों को। लेकिन कहीं न कहीं खामियां रह गई हैं, जिसके वजह से 45% की आबादी उनसे कट गई, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेके गई। यह जीता जागता सबूत है। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने चुनाव लड़ा और इस समाज को बार बार ठगा गया। जो पिछड़ी समाज में अति पिछड़ा समाज आता है, वह जब जिस तरह जाता है उधर की सत्ता अपने आप आ जाती है। जैसे देश आज़ादी के बाद से अनुच्छेद 340 नहीं लागू किया गया। अगर अनुच्छेद 340 लागू होता तो अनुच्छेद 30 के तहत 131 सांसद पार्लियामेंट में जैसे जाते हैं, तो वैसे 340 के तहत 267 सांसद पार्लियामेंट में अति पिछड़े समाज के जाते हैं, तो अच्छी तरीके से इनकी भागीदारी होती। जिस तरीके से वर्तमान में सरकार जो है 9.5 साल का कार्यकाल, उसके पहले अगर मैं 65 वर्षों की बात करूं, अलग अलग सरकारें हैं, कांग्रेस के लंबे पीरियड तक रही। क्या लगता है कि ये तमाम जो सरकारें चली, अब मौका है कि सत्ता में परिवर्तन हो और जिसकी भागीदारी जितनी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए, देश का मुखिया भी इसी समाज से अब आना चाहिए? देखिए, जिसे आप कहते हैं कि जिसकी संख्या जितनी है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इससे तो मैं नकारा करता हूँ। इसलिए नकारा करता हूँ कि तमाम समाज के लोग अपने अपने व्यवस्थाओं को लेकर बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी दिखाकर, अपनी जनसंख्या दिखाकर पूरे शासन सत्ता का लाभ लिया, सामाजिक स्थिति से उनका उत्थान हुआ। लेकिन वहीं पर जो निरीह लोग हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, 1%, 2%, 3%, वह न शासन सत्ता में है, न तो नौकरियों में है, न तो कहीं है। उनको उठाने के लिए आपको पहले प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा फ्रंट पर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, चाहे देश की कोई भी पार्टी हो। अगर उन लोगों को उठाकर सत्ता में लाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनका विकास होगा। आपने कहा निरीह, देखिए मैं एक चीज़ लाना चाहूँगा। आप पूरे प्रधानमंत्री जितने देश के हुए अब तक के, एक कार्यकाल को उठाइएगा, उनके नामों की श्रेणी को उठाइएगा, 3% के जो लोग हैं उन्होंने सत्ता शासन पे काबिज रहे, हमेशा से सत्ताओं को चलाया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब हम 85% और बहुजन समाज की बात करते हैं, हमारे देश के वो भी हिस्सा है, हमारे आपके समाज के हिस्सा है, तो प्रमुख भागीदारी आखिर कब मिलेगा? सवाल तो ये उठता है, जातिगत जनगणना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आज भी ये समाज पिछले पायदान पर ही है, तो कब उत्थान होगा? 75 वर्ष हो गए। उसमें भी जाति जनगणना का जो इन लोगों ने नारा दिया है, उसमें भी काली है।
उसमें भी कालिक है। जाति जनगणना आप करा लेंगे, उसके बाद कहेंगे जिसकी जैसा संख्या है उतना उसको हिस्सेदारी मिलेगी। तो अब मान लीजिए जो 1%, 2%, आधा % का बेचारा है, उसे कौन सी आज़ादी मिल जाएगी, उसको कौन सा वोट मिल जाएगा, वो कौन सा पार्लियामेंट विधानसभा में चला जाएगा, या कौन सा उस श्रेणी के द्वारा किसी भी सरकारी गैर सरकारी कंपनियों में नौकरी पा जाएगा। ये अचंभित है, ये मामला समझ के बाहर है। अगर इनको जाति जनगणना कराने का बहुत बड़ा वो है देश में, तो सभी पार्टियों को अपने प्रतिनिधियों को उन समाज के लोगों को लें अथवा प्लेटफॉर्म पर दें ताकि वो चुनाव जीत कर जाएं, तब हम माने कि वाकई वो जाति जनगणना करा पाएंगे। लगता है कि जब बात करते हैं दो बड़ी पार्टियां देश की, एक सत्तारूढ़ है, एक विपक्ष में है, वो भी सत्ता में रहती है तो ये विपक्ष में हो, तो इन्हीं दोनों का राज है। क्या इन्होंने वाकई में दलित समाज को उस पायदान पर ले गए कि आज उनको लगे कि नहीं, सत्ता के तो हम मुख्य भागीदार हैं? ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, जहाँ आप सत्ता की बात कर रहे हैं, सत्ता में जो इर्द गिर्द लोग हैं, जिसका टैलेंट होगा, एक कहावत होती है कि जिसके अंदर टैलेंट है, गुण है, वह विद्वता से भरपूर है, तो उसकी पूजा सर्वत्र होती है। तो जिसके अंदर टैलेंट होगा वो तो खींच के जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो बेचारा सबसे निचले पायदान पर है, जिसने शिक्षा से दूर रहा, सामाजिक स्तर से दूर रहा, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर रहा, तो उसका कैसे बैकग्राउंड बन जाएगा, उसको कैसे बनाएंगे? उसके लिए क्या तैयारी इनकी, इसको तो बताएं। उसके लिए तो सवाल यही उठ रहा है ना कि उसके लिए कम से कम उस समाज का व्यक्ति जाए जिसने शिक्षा के लिए तड़प हो, जिसने अपने जीवन काल में देखा हो कि शिक्षा के लिए संघर्ष क्या होता है, एक एक रोटी के लिए संघर्ष देखा हो, घर में एक एक रुपये के लिए संघर्ष देखा हो, यानी एकदम निचला तबका। उसमें से अगर कोई जाता है, उम्मीद है जिस तरीके से मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती एक ऐसे परिवार से आई जहां शायद एक एक रोटियों की बचपन में उन्होंने किल्लत देखी होगी। उन्होंने इस गरीबी को समझा, आवास की योजनाएं दी, सुशासन दिया। तो ऐसे लोग अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद, कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर होगी कि उस पायदान के लिए सोचेंगी। देखिए, अभी तो जो बहुजन समाज की बात अभी जो आ रही है, बहन जी ने अभी अपना कोई ऐसा तुरुप पत्ता नहीं खोला है जिससे बहुजनों को विश्वास हो। बहुजन भी भटक चुका है, क्योंकि इनके कथनी और करनी में फ़र्क हो चुका है। इसलिए अब उम्मीद ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इस बार 33% आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहुजन उम्मीद के साथ आएगा कि अगर देश के सूबे की हमारे जो है प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनके साथ बहुजन फिर खड़ा हो जाएगा। फिर से उम्मीदें हैं, उम्मीदें जग रही हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ, उस तरीके से देश में भी मौका मिला, तो वाकई में कुछ चीज़ें तो बेहतर होंगी, सब नहीं लेकिन कुछ तो होंगी। बिल्कुल होंगी। अच्छा, वर्तमान सरकार में मोदी गवर्नमेंट 9 साल की जो कार्यकाल है, 9.5 साल, कैसा लगा? बेहतर रहा या फिर अब बदलाव के दौर आ चुके हैं? देखिए, सभी सरकारों की अपनी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, वो अपने सिस्टम को फॉलो करवाती हैं। दुख इस बात का इस देश में है कि अगर जो योजना पटल पर ला दी जाती है, जैसे सत्ता परिवर्तित होती है वैसे उसे कहीं न कहीं डंप कर दिया जाता है, तो जिससे हमारे समाज का ही नहीं पूरे भारत का अर्थव्यवस्था नुकसान करती है। तो इसलिए जो योजनाएं चालू की जाए देश हित के लिए, उसे निरंतर चलनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने। तो लग रहा है कि अब आपने योजनाओं की बात की, गरीब कल्याण योजनाओं की बात करते हैं। हमारे यहाँ सुनहरे सपने दिखाए गए, जिसे कहते हैं कि गोल्डन ड्रीम, और उसमें कहा गया कि अच्छे दिन आएंगे गरीबों के लिए। सोचिएगा, किसी भी उस तबके को आप कहेंगे कि अच्छे दिन आएंगे तो उसके लिए एक ड्रीम हो जाता है। 15 लाख रुपए तक की बड़ी बातें मंचों से कह दी गई कि इतने पैसा ला दूंगा कि हर खाते में जा सकता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो क्या चुनावी वादों में सिर्फ ऐसे ही बातें होंगी क्या? देखिए, ये तो इस चीज़ को मैं नहीं बता सकता कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या था, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने ज़मीन पर देखा है, गरीब मज़दूरों को देखा है कि जिन्हें दिहाड़ी के लिए हम बुलाते हैं 500 रुपये पर, तो 400 रुपया पर मजबूर होकर काम करने के लिए तैयार बैठा होता है। तो इन्हें लुभाने में इन लोगों को कोई देरी नहीं लगती। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े छलावा दे सकते हैं, वर्तमान की बात नहीं करते, भविष्य की बात करते हैं। तो भविष्य पर यह देश चल रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अपने बेचो, राज करो। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने 24 में किस तरीके से बहुजन समाज को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठा कि क्या बहन मायावती उस समय है 75 वर्षों के आज़ादी के बाद कि पहली बार दलित समाज से कोई महिला देश की सत्ता शासन को चलाए, और वाकई में जिस 85% आबादी की बात करते हैं उनको उनका हक और हुकूमत मिले। तमाम चीज़ों पर खुलकर चर्चाएं हुई। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या बहन मायावती आपकी भी 2024 में पसंद हो सकती हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।